नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और केमिस्ट्री की ये क्लास है और इस क्लास के अंदर जो अपन न्यू चैप्टर यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अपने लैब असिस्टेंट के अंतर्गत सॉलिड स्टेट के बारे में ज़्यादा कुछ अपने को नहीं पढ़ना है। वैसे सॉलिड स्टेट बहुत डीप में होता है, बट अपने को जितना दे रखा है केवल उतना ही अपन स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो ठोस अवस्था पहले समझते हैं, ठोस अवस्था होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इन तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। एक तो अवस्था हो गई ठोस, दूसरी अवस्था होगी द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था होगी गैस अवस्था। जो पदार्थ की 3 अवस्था है, इसमें है क्या रियलिटी में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो ठोस अवस्था का सीधा सीधा मतलब होता है कि अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक होता है। और आकर्षण बल अगर सर्वाधिक है, अधिकतम है, तो अणुओं के मध्य की दूरी भी कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो अणुओं के मध्य दूरी कैसी होगी, न्यूनतम। दूरी न्यूनतम, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, आकर्षण बल कैसा होगा, आकर्षण बल सर्वाधिक या अधिकतम आप कह सकते हो। सेम इसी के लिए भी यहाँ पर बात करेंगे। तो दूरी कैसी होगी, दूरी यहाँ पर मध्यम होगी। मध्यम मतलब ना ही न्यूनतम ना ही अधिकतम। आकर्षण बल की बात करूँ तो वो कितना होगा, मध्यम। ठीक है, अब बात करते हैं गैस की। गैस में एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि दूरी यहाँ पर कैसी हो जाती है, अधिकतम। और आकर्षण बल कैसा हो जाता है, यहाँ पर आकर्षण बल यहाँ पर न्यूनतम हो जाता है। और एक और डिफरेंस यहाँ पर आकार और आयतन का और चलता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आकार की और बात कर लेते हैं आयतन की। तो यहाँ पर दोनों ही कैसे होते हैं, ठोस में निश्चित होते हैं। और द्रव की बात करूँ तो द्रव में आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को बोतल में डालो, बोतल के आकार का, ग्लास में डालो, ग्लास के आकार का, कटोरी में डालो, कटोरी के आकार का, तो आकार अनिश्चित। लेकिन बात करें आयतन, तो आयतन निश्चित होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गैस की बात करें तो गैस का भी आकार निश्चित नहीं। किसी भी बर्तन में डाल दो या किसी भी पात्र में डाल दो, उसका आकार उसके अनुकूल हो जाएगा और उसका आयतन भी उस पात्र या उस बर्तन के अनुकूल ही हो जाएगा। यानी आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, तो दोनों ही अनिश्चित। तो ये बड़ी बात यहाँ पर होती है कि जो पदार्थ होती है उनकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। और तीनों अवस्थाओं के बारे में ये जनरल सी बातें हैं जो कि शायद आपको भी आती होगी, वैसे मैंने बताया है क्योंकि बेसिक से पढ़ेंगे चीज़ों को। क्लियर है। अब बात करेंगे अपन इसके जस्ट बात कौन से टॉपिक पर, ठोस अवस्था पर। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहेगा वो रहेगा द्रव अवस्था और उसके बाद जो टॉपिक रहेगा गैस अवस्था। और सर ने शायद तक द्रव अवस्था और गैस अवस्था वाला टॉपिक आपको करवा दिया है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं भी करवा दूंगा। वैसे सर ने करवा दिया है। तो अभी अपन शुरू करेंगे ठोस अवस्था वाला टॉपिक और इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए और जब मैं बोर्ड के सामने से हट जाया करूँगा तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, मुझे विश्वास है, ले लिया होगा। इसको मिटा देते हैं और अब अपन बात करते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ठोस का मतलब क्या होता है।
ठोस का मतलब होता है कणों के मध्य दूरी न्यूनतम, कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होती है, और दूरी अगर न्यूनतम होगी तो आकर्षण बल अधिकतम होगा तथा आकर्षण बल अधिकतम, यानी जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो ये गुणधर्म है, ये गुणधर्म आपको लिखने हैं कॉपी में। नेक्स्ट गुणधर्म देखना, जो ठोस होता है उस ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। तो नेक्स्ट लिखना, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सारे पॉइंट काम आएंगे आपके, ठीक है, एक एक पॉइंट जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो ठोस होते हैं वे ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन सा, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक डालना है वो डालना है नीचे, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ आप डाल दो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस। कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास आप लोगों के लिए लगाई जाए, बट देखते हैं कैसे लगाएं, कुछ देख रहे हैं, जल्दी कोशिश की जाएगी। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित होती है। यानी वह ठोस जिसमें कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वह ठोस जिसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कण बिल्कुल भी निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, रैंडमली कहीं भी कण उपस्थित हो रहा है, और इसे ही हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो बड़ा अंतर, पहला अंतर, कणों की व्यवस्था निश्चित, कणों की व्यवस्था निश्चित, और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो कणों की व्यवस्था अनिश्चित। तो लिखना, कणों की व्यवस्था अनिश्चित। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो पॉइंट एक एक लिख के बार बार करना पड़ता है। अब बात करेंगे इसमें क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक की। गलनांक, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। अब देखो गलनांक निश्चित, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको अगर गलाया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर एक साथ गलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई क्रिस्टलीय ठोस लिया, इसको मैंने गर्म करना शुरू किया तो यह एक निश्चित ताप पर एक साथ गल जाएगा। मतलब यूँ रखा है, गर्म कर रहे हैं, तो जैसे इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, चलो 100 तो मत मानो, 70 मान लो,
70 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, जैसे ही इसका संपूर्ण तापमान 70 डिग्री सेल्सियस होता है, पूरा पिघल के फैल जाएगा। क्लियर? ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक अनिश्चित होता है, मतलब जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे पिघलता जाएगा। मतलब पहले नीचे ज़्यादा गर्म हुआ तो नीचे से पिघल गया, ऊपर से अभी भी ठोस है। फिर थोड़ा सा 20 तक पिघल गया, ऊपर अभी भी ठोस है। थोड़ा सा ऊपर तक पिघल गया, थोड़ा सा ऊपर का अभी भी ठोस है, और फिर फाइनली ऊपर तक पिघलता है। तो ये अनिश्चित गलनांक वाले होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र जो होता है ये क्या होता है? शीतलन वक्र का मतलब होता है कि ये जब जमते हैं, जमने का मतलब हमने पानी लिया और पानी को हमने ठंडा किया, तो वो जमना शुरू कब करेगा? जब उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस होने पर ये जमेगा, और उस टाइम पर इसका तापमान क्या रहता है, इसकी स्थिति, तापमान की स्थिति क्या रहती है, उसका वक्र ही क्या कहलाता है? शीतलन वक्र कहलाता है। और यही शीतलन वक्र, इसमें भी बात करेंगे तो जरा समझना कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत होता है। कैसा? आपको ये सब ध्यान नहीं रखना कि शीतलन वक्र क्या है, केवल ध्यान रखो कि क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत होता है। असतत क्यों? अभी समझाता हूँ। और अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है? सतत होता है। ऐसा क्यों? वो भी समझाऊंगा। देखो, पानी लिया, ये पानी है, और इस पानी का तापमान धीरे धीरे घटता जा रहा है। अभी ये 23 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको मैंने ठंडा करना शुरू किया, फ्रिज करना शुरू किया। इसका तापमान घटेगा, 22 जाएगा, 21 जाएगा, 20 जाएगा, और धीरे 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 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, यानी अब ये क्या कर रहा है? ऊपर तेज था और घटना शुरू कर दिया। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब तापमान परिवर्तन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलीय ठोस किस में बदलेगा? ये जो ठोस होते हैं वो किस में बदलेंगे? अवस्था परिवर्तन, मतलब इनकी जो अवस्था है वो किस में परिवर्तित होगी? इनकी अवस्था अब ठोस में परिवर्तित होगी। किस में परिवर्तित होगी? ठोस में परिवर्तित होंगी। अगर क्रिस्टलीय ठोस द्रव है और अगर हम उसे ठंडा कर रहे हैं, गर्म तो नहीं करेंगे, ठंडा, पानी मैंने उदाहरण के लिए लिया है, पानी कोई ठोस नहीं है, पानी एक द्रव है। आपके कंफ्यूजन आ जाएगा, देखो मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। मैंने पानी उदाहरण लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी को ठोस मान लो। पानी ठोस नहीं है, पानी एक उदाहरण लेके मैंने समझाया है। उदाहरण इसके बताऊंगा आगे। NaCl ये इसका उदाहरण है, समझे? तो देखना, अगर ये गलित अवस्था में है क्रिस्टल ठोस, तो गलित अवस्था में पानी एक उदाहरण लेके समझाया है, ठीक है? गलित अवस्था में है, यहाँ पे इसका कोई तापमान है जिस पे गलित अवस्था में है, धीरे धीरे तापमान घटता है, और यहाँ पर पहुँचते ही एक ऐसा तापमान T1 तापमान यहाँ पे आ रहा है, और इस T1 तापमान पे क्रिस्टलीय ठोस किस में बदल रहा है? ठोस में बदल रहा है। तो इस समय इसकी जो तापमान परिवर्तन है वो बंद हो जाएगा। तापमान परिवर्तन नहीं होगा, पहले अवस्था परिवर्तित होगी, अवस्था परिवर्तन के पश्चात फिर तापमान में कमी आना शुरू होगी, फिर अवस्था परिवर्तित होगी, फिर तापमान में कमी, फिर अवस्था परिवर्तन, ठीक है? शीतलन वक्र अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो यहाँ पे जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे वो जमता जाएगा, अवस्था परिवर्तित होती जाएगी, जैसा कि अपन ने अभी देखा था गलनांक में। सेम वही प्रोसेस शीतलन वक्र का रहता है। तो एक बार ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अपन यहाँ पर बात करेंगे इसके समदैशिकता और विषमदैशिकता, ये क्या होता है, तो वो भी चर्चा अपन करेंगे यहाँ पर।
देखो सभी पॉइंट्स पर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। देखो समदैशिकता, सॉरी विषम होगी यहाँ पे, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें विषम देशिकता पाई जाती है। ये विषम देशिकता क्या होती है सर? विषम देशिकता वह होती है जिसमें जो भौतिक बल होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, वे भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा हूँ कि ये हमारे पास कोई क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्लियर, ये क्या है, कोई क्रिस्टलीय ठोस। और इस क्रिस्टलीय ठोस के मैं विषम देशिकता को समझाने के लिए भौतिक गुण ले रहा हूँ अपवर्तनांक। क्या ले रहा हूँ? अपवर्तनांक। यानी इस क्रिस्टलीय ठोस का जो अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होगा। कैसे? अगर आप यूँ जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो एक जैसे अणु और एक तरफ एक जैसे अवयवी कण, एक तरफ तो एक जैसे अवयवी कण और दूसरी तरफ एक जैसे अवयवी कण। अगर मैं ऐसे जाऊं तो हम देखेंगे कि पहले अलग अवयवी कण, फिर अलग, तो हम अलग अलग दिशा से अगर जाते हैं तो हमको जो अपवर्तनांक का मान है वो अलग अलग प्राप्त होता है। हम इस दिशा से जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान अलग होगा, इस दिशा से जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान अलग होगा। और ये अपवर्तनांक क्या है? भौतिक गुण है, या भौतिक बल कह सकते हो, गुण कह सकते हो, गुणी बल तो नहीं है, गुण। तो ये जो भौतिक गुण है ये अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग प्राप्त हो रहा है इसका मान। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? विषम देशिक हो गया। क्लियर? इसकी बात करूँ क्रिस्टलीय ठोस की तो ये समदेशिकता प्रदर्शित करेगा। समदेशिकता, मान लीजिए इसका ये एक ठोस है और ये कण है, इसके अव्यवस्थित कण रैंडमली कहीं पे भी उपस्थित है। अगर मैं इसमें यूँ जाता हूँ तो इसके दोनों तरफ कण एक समान है। अगर मैं यूँ जाता हूँ तब भी एक जैसे हैं, अगर मैं यूँ चला जाऊँ तब भी एक जैसे हैं। तो अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में कैसा होगा? समान होगा। यहाँ पर अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में अलग प्राप्त होता है, प्राप्त। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ बात करूँ अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक, तो यहाँ पे अपवर्तनांक अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में समान अपवर्तनांक प्राप्त होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये हुई हमारे पास बात, जो भी गुण हमको पढ़ने थे इसमें। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनके उदाहरण के बारे में। तो देखिए उदाहरण मैंने पहले ही लिख लिए हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण ये और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण ये हैं। तो देखिए सभी आयनिक यौगिक, यानी जो सभी आयनिक यौगिक होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। कैसे? NaCl, KCl, CaCl, ZnS, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सभी धातुएं, कॉपर, जिंक, निकल, प्लेटिनम और सिल्वर, डायमंड और ग्रेफाइट, ये इसके उदाहरण हैं। ये याद करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे सर? ध्यान रखो NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, NaCl, KCl, CaCl, जिंक सल्फाइड, फिर याद रखो कॉपर, जिंक, निकल, सिंपल है, प्लेटिनम और Ag यानी सिल्वर। उसके बाद आता है डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। इसके उदाहरण देखना, प्लास्टिक, कांच, रबड़ और यहाँ पर लकड़ी। अब इसके बाद देखना, यहाँ पर कांच की बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। कांच क्या है?
तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इस कांच को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब बहुत कम तापमान पर वह द्रव जो ठोस के रूप में जमा हो, ठोस के रूप में जमा हो, अतिशीतित द्रव कहलाता है। और किस पर? बहुत कम ताप पर। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो जनरल तापमान होता है ये कांच के लिए बहुत कम तापमान होता है। इस तापमान पर ही कांच जम जाता है। ठीक है, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। एक तरह का एक द्रव है जो कि ठोस अवस्था में होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखना उदाहरण, कि जो पुरानी इमारतों का कांच है वो नीचे से क्या होता है? मोटा होता है। पुरानी इमारतों का कांच, पुरानी इमारतों का कांच नीचे से मोटा होता है। नीचे से मोटा, पुरानी इमारतों का कांच नीचे से मोटा होता है। ये इसका एक उदाहरण है, या प्रैक्टिकली हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरानी इमारतों का कांच नीचे से मोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह एक अतिशीतित द्रव है। अब देखिए, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे अवयवी कणों के बारे में, और अवयवी कणों से क्या बनता है, क्रिस्टलीय जाल का निर्माण होता है, उसी के बारे में चर्चा यहाँ पर अपन करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा, आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि राजस्थान जीके को साइंस के बराबर कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस को दर्जा देना बंद कर दो, राजस्थान जीके को दर्जा दो। मैं कहता हूँ दोस्तों, साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कभी गलत नहीं हो सकती। मतलब साइंस में अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट आता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राजस्थान जीके में रटनी पड़ती है, और रटी हुई चीज़ें हमेशा गिराती है। सिलेक्शन अब आपका, पहले तो राजस्थान जीके का एक अलग ही महत्व था सिलेक्शन में, लेकिन अब राजस्थान जीके का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप साइंस के साथ राजस्थान जीके को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। 200 नंबर की राजस्थान जीके बराबर कर दिया ना, मतलब ये थोड़ा सा गलत कर दिया। कहीं इतना काम नहीं आता राजस्थान जीके लैब असिस्टेंट में। कहीं ना कहीं चाहे साइंस के कोई 2-3 टॉपिक बढ़ा देते, लेकिन वर्ल्ड और इंडियन राजस्थान जीके जोड़ना, मनोविज्ञान का शैक्षणिक मनोविज्ञान ऐड करना, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक नया टॉपिक ऐड किया है करंट अफेयर्स, तो ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लग गया है। वैसे मैं आपको एक सजेशन दूँ, आपको ज़्यादा डीप में कुछ नहीं पढ़ना, जितना ऊपर से पढ़ सको पढ़ लेना, इनको आराम से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत नहीं लो बिल्कुल भी। अब बात करते हैं त्रिविम जाल की। त्रिविम जाल, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर त्रिविम जाल का निर्माण करते हैं। पहले परिभाषा लिखो फिर समझो। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस में जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उस क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में
व्यवस्थित होकर त्रिविम जाल का निर्माण करते हैं। त्रिविम जाल का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ये परिभाषा ध्यान में रखनी है। और अब देखिए नेक्स्ट एक और परिभाषा लिखनी है, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। क्या है एकक कोष्ठिका? तो क्रिस्टल ठोस की या क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई, देखिए इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से किसका निर्माण हो, उसके बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल एकक कोष्ठी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो। मतलब एक ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसको हम बार बार जोड़े और जोड़ने से जो संरचना बढ़े वो क्रिस्टल जालक हो, तो उस इकाई को हम यहाँ पर एकक कोष्ठिका कहते हैं। पहले परिभाषा और फिर समझो कि वह सबसे छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से किसका निर्माण हो, क्रिस्टल जालक। उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका। क्लियर? क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर घनाकार एकक कोष्ठिका ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही आता है। वो बाकी बीएससी लेवल की बातें हो जाती हैं जो कि अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं है और ना ही किसी नीट या क्लास 11-12 में है। तो घनाकार एकक कोष्ठिका के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस तरह की एक एकक कोष्ठिका होती है। अगर मैं इस एकक कोष्ठिका को बार बार जोड़ूँ यानी इसकी बार बार पुनरावृत्ति करूँ तो एक जालक का निर्माण होगा, जाल का निर्माण होगा, उसे क्रिस्टल जाल कहते हैं। यदि सबसे छोटी इकाई जिसके बार बार जुड़ने से एक बड़े जाल क्रिस्टल जालक का निर्माण हो उसे हम क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका कहेंगे। उदाहरण के लिए जब दीवार बनाई जाती है तो ईंटों को बार बार जोड़ा जाता है, तो ईंट दीवार की क्या हो गई, इकाई हो गई। उसी तरह क्रिस्टल जालक की इकाई क्या हो गई, एकक कोष्ठिका हो गई। तो क्रिस्टल जालक की इकाई क्या होगी, एकक कोष्ठिका होगी। तो एकक कोष्ठिका की ये परिभाषा आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है और परिभाषाओं को हाथों हाथ आपको यहाँ पर नोट करते रहना है। नोट्स आपको इसी से बनाने होंगे और कोशिश कीजिए, क्लास लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इससे बेटर ऑप्शन आपको और क्या मिलेगा बताइए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ये बना लेना। अब बात करते हैं अपन एकक कोष्ठिका की। जैसे कि ये हमारे पास है एक एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पे देखना, गौर करना कि ये एक क्रिस्टल जालक है और ये क्रिस्टल जालक किससे बना हुआ है, ये इस तरह के घनाकार डब्बों से बना हुआ है। पहला डब्बा ये रहा, नंबर 1 डब्बा ये रहा,
नंबर 2 डब्बा ये रहा, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, फिर तीसरा घनाकार डब्बा, चौथा घनाकार डब्बा, नीचे देखना 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो इस तरह के 8 घनाकार डब्बों के बार बार पुनरावृत्ति से, बार बार जुड़ने से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। इसे हम एकक कोष्टिका कह रहे हैं। तो एकक कोष्टिका इस पूरे को नहीं कहेंगे, इस एक डब्बे को, इस एक घनाकार डब्बे को एकक कोष्टिका कहेंगे। और इस एक घनाकार डब्बों के बार बार जुड़ने से क्या बना? क्रिस्टल जालक बना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट आप ज़रा यहाँ पर ले लीजिए। और अब बात आती है नेक्स्ट, इस एकक कोष्टिका के बारे में कुछ कॉमन जानकारियाँ लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास को बस यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरे को आज थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। और 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए, लाइव क्लास लगाएंगे आप लोगों के लिए। कोशिश है पूरी, अगर लग पाई तो लगाएंगे, बाकी क्लासेस तो आपको मिलने वाली है ही। तो आप पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और तैयारी, जमकर तैयारी आप लोग कीजिए।